हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल लॉ में हमारा जो न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ है, यानी कि नया एक्ट मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर से स्टार्ट किया है। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट। ठीक है, तो एक बार और मैं आपको बता दूं क्या ऑब्जेक्टिव है मिनिमम वेजेस एक्ट का। मिनिमम वेजेस एक्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड मिनिमम वेजेस टू द वर्कर्स, यानी कि फेयर वेजेस आप वर्कर्स को प्रोवाइड करवाओगे। और ये एक्ट क्या है, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि है मिनिमम वेजेस एक्ट डेफिनेशंस। तो कुछ डेफिनेशंस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है मिनिमम वेजेस एक्ट से। तो डेफिनेशंस में सबसे पहले लिखा हुआ है एडल्ट। एडल्ट कौन होते हैं? हु हैज़ कंप्लीटेड हिज 18 ईयर ऑफ एज। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेज एक्ट 1948, एडल्ट्स आर द हु हैज़ कंप्लीटेड हिज 18 ईयर ऑफ एज। जिन्होंने अपने 18 ईयर्स की एज को कंप्लीट कर लिया है वो लोग क्या है, एडल्ट है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है, एडोलसेन। एडोलसेन कौन होते हैं? एडोलसेन मीन्स द पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड हिज 15 ईयर ऑफ एज बट नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज। यानी कि ऐसे लोग, यानी कि जिन्होंने अपनी 15 ईयर की एज तो कंप्लीट कर ली है लेकिन 18 ईयर की एज कंप्लीट अभी नहीं की है। तो इस एज के जो बच्चे होते हैं उनको हम एडोलसेन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि यंगर्स। उसके बाद जो थर्ड है वो है चाइल्ड। चाइल्ड में हम बात कर रहे हैं हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 15 ईयर ऑफ एज। यानी कि जिन्होंने अपनी 15 ईयर की एज भी अभी कंप्लीट नहीं करी है उनको हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड बोलते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोल रहे हैं, चाइल्ड बोल रहे हैं एक तरीके से, जो क्या है 15 से बिलो है। तो ये डेफिनेशंस हमने फैक्ट्री एक्ट 1948 में भी डिस्कस करी थी, जिसमें हमने एडल्ट को डिस्क्राइब किया था, डिफाइन किया था, एडोलसेंट को डिफाइन किया था और चाइल्ड को डिफाइन किया था। तो सेम वही डेफिनेशन यहाँ मिनिमम वेजेस एक्ट में भी अप्लाई होती हैं और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एडल्ट, एडोलसेंट और चाइल्ड। तो एडल्ट्स आर दोज हु हैज़ कंप्लीटेड हिज 18 ईयर ऑफ एज। जैसे कि आपने देखा हो, अगर आपने कोई फैक्ट्री विजिट करी हो तो वहाँ पे आप देखते हो नोटिस बोर्ड लगे होती हैं। तो नोटिस बोर्ड में प्रॉपरली लिखा होता है कि भाई एडल्ट्स की एंट्री है, बाकी बिलो 18 ईयर एंट्री नहीं है, यानी कि एंट्री प्रोहिबिटेड है। तो प्रॉपरली वहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि भाई इस फैक्ट्री में वो लोग ही एंटर कर सकते हैं जो अबव टू 18 है। 18 से बिलो उस फैक्ट्री में विजिट नहीं कर सकते, नहीं जा सकते। क्योंकि ऐसा क्या है कि कुछ बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसमें बताया गया है कि भाई एक जो बंदा 18 ईयर कंप्लीट कर चुका है उसको ही हम अपनी फैक्ट्री में हायर करेंगे, जो कि एज अ एक क्या है, एडल्ट या वयस्क जो माना जाता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर जो भी प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करने के लिए नोटिस बोर्ड लगाया जाता है फैक्ट्री गेट पे, ताकि वहाँ प्रॉपरली ये चीज़ इन्फॉर्म की जाए कि बिलो 18 यहाँ पे काम नहीं करते हैं, 18 टू अबव ही यहाँ पे काम करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव भी होता है, साथ के साथ हम अपने वर्कर्स को अवेयर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो तीनों ही डेफिनेशन प्रॉपर आपको क्लियर होनी चाहिए, जिसमें हम बात कर रहे हैं एडल्ट किसे कहते हैं, एडोलसेंट किसे कहते हैं और चाइल्ड किसे कहते हैं। तो एक बार और मैं आपको बता दूं, एडल्ट्स आर दोज हु हैज़ कंप्लीटेड 18 ईयर एज। जैसे किसी ने अपनी 18 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है तो वो क्या है, एडल्ट है। ठीक है, यानी कि नाउ ही इज़ एबल टू डू वर्क इन द फैक्ट्रीज। वो फैक्ट्री में काम करने के योग्य है क्योंकि उसने अपनी भी 18 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है। ठीक है, वो एज अ एडल्ट है। एडोलसेंट कौन है? एडोलसेंट वो होते हैं जिन्होंने अपनी अपनी 18 साल की उम्र अभी कंप्लीट नहीं करी है लेकिन 15 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है। तो ऐसे यंग बच्चों को हम एडोलसेंट बोलते हैं। वो एडोलसेंट की एज में आते हैं, 15 से 18 के 18 के बीच में जो बच्चे हैं वो एडोलसेंट का पार्ट है। ठीक है, जैसे अब थर्ड है चाइल्ड। चाइल्ड कौन है? चाइल्ड वो हैं जिन्होंने अभी अपनी 15 ईयर की एज भी कंप्लीट नहीं करी है, तो वो क्या है, चाइल्ड है। ओके,
उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अगर हम मिनिमम वेज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग बात करें तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, तो किस तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं। इंडिया हैज़ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल। ठीक है, इंडिया में हम अगर बात करें तो दो लेवल पे बात करते हैं, एक तो हम सेंट्रल लेवल पे बात करते हैं, एक स्टेट लेवल पे बात करते हैं। यानी कि एक तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि केंद्रीय सरकार, और दूसरा क्या है, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार। तो जो राज्य हैं उनमें जो सरकार है उसके हिसाब से वो राज्य काम करते हैं, और एक क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, कंट्रोल रहता है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो जो मिनिमम वेज एक्ट है इसमें जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो दोनों ही तरीके से काम करती है। द मिनिमम वेज एक्ट प्रोवाइड सेपरेट एरिया फॉर ज्यूरिडिक्शन ऑफ फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि जो एरिया जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम कर रही है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, वहाँ के उस एरिया के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का काम करती है। जैसे कि यूनियन टेरिटरीज हैं, तो यूनियन टेरिटरीज में अगर जो भी एस्टेब्लिशमेंट है तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे। अगर हम बात कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन उस स्टेट में फॉलो होंगे जिस स्टेट में वो एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिश है। ठीक है, यानी कि वो फैक्ट्री है, तो वो यहाँ पे हम बात करें तो उस फैक्ट्री के लिए क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, और वहाँ पे जो वेज डिसाइड होगा वहाँ की गवर्नमेंट ने जो भी प्रोविज़न बनाए हैं उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। जैसे कि हम बात करें हमें अपनी ही स्टेट यूपी की, तो यूपी में क्या है स्टूडेंट, यूपी में हम बात कर रहे हैं कि भाई जितनी भी फैक्ट्रीज यूपी में है वहाँ पे यूपी के जो गवर्नमेंट है वो क्या है, वहाँ के लिए स्टेट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे होंगे वो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में हम बात कर रहे हैं इंडिया हैज़ अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो भी एस्टेब्लिश जिस एरिया में एस्टेब्लिश है, ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं फैक्ट्रीज़ की, तो जो फैक्ट्री जिस भी एरिया में आती है वो उस एरिया में जो भी गवर्नमेंट वहाँ पे स्पेसिफाइड है वो क्या हो, वहाँ की एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। जैसे कि हम बात करें यूपी की, तो यूपी में जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं वो उन फैक्ट्रीज़ के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है यूपी गवर्नमेंट है। ठीक है, और इसी तरीके से हम बात करें अदर एरिया, तो वहाँ पे क्या, अगर हम बात कर रहे हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 की, तो इसके अकॉर्डिंग जो ये एक्ट है पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। तो यहाँ जहाँ पे भी जो भी फैक्ट्री एस्टेब्लिश होगी और उस एरिया में जो भी गवर्नमेंट है वो वहाँ के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का काम करेगी, और वहाँ पे उसी के हिसाब से प्रोविजंस रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो हम मेन बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, रिवाइजेशन और फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के बारे में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होता है, एम्प्लॉयर मीन्स एनी पर्सन हु एम्प्लॉयज वन और मोर एम्प्लॉयज इन एनी शेड्यूल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयर कौन है, एम्प्लॉयर मीन्स पर्सन जो क्या कर रहा है, एक या एक से ज़्यादा लोगों को काम दे रहा है। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एम्प्लॉयर बोल रहे हैं। जैसे कि सपोज मैं कोई फैक्ट्री चला रहा हूँ और मैं बहुत सारे लोगों को काम दे रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं एम्प्लॉयर हूँ उन लोगों का जो मेरी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एम्प्लॉयर बोल रहा हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे डिफाइन की गई है, एम्प्लॉयर मीन्स एनी पर्सन who employ one or more employee in any schedule of employment। ठीक है, किसी भी शेड्यूल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं और वो जिनको मैं काम दे रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, एम्प्लॉयर हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं। एक आपने और पढ़ा होगा ऑक्यूपायर कौन होता है, ठीक है, जिसका पूरा अल्टीमेट कंट्रोल होता है पूरे एस्टेब्लिशमेंट पे, वो क्या होता है, ऑक्यूपायर होता है, जो पूरी फैक्ट्री को ऑक्यूपाई की हुई है, यानी कि पूरा अल्टीमेट कंट्रोल है उसका पूरे फैक्ट्री की जो भी बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं उस पर, तो वो क्या होता है, ऑक्यूपायर है। ठीक है, एम्प्लॉयर भी ऑक्यूपायर हो सकता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयर की। तो एम्प्लॉयर इज डिफाइंड एज मीन्स एनी पर्सन हु employs one or more employees in any schedule of employment। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, वेजेस।
वेजेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मीन्स एम्प्लॉयर के साथ साथ एम्प्लॉय की डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। एम्प्लॉय कौन होते हैं? एम्प्लॉय वो होते हैं जो या तो सेल्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम आए हैं, उनको हायर किया गया है, ठीक है, या फिर वो किसी कंसल्टेंसी ग्रुप के थ्रू आए हैं, एजेंसी के थ्रू आए हैं, ठीक है, या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो आए हुए हैं और वो अपने उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, तो वो क्या है? एम्प्लॉय हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय कर बोलते हैं, जो अर्निंग के लिए वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है? एम्प्लॉयज़। उनको हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय बोलते हैं। जैसे कि मैं डायरेक्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया और उन्होंने मुझे हायर किया, यानी कि डायरेक्टली एम्प्लॉयर और मेरे बीच क्या है? एक तरीके से हायरिंग हुई। या फिर मैं किसी एजेंसी के थ्रू किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि कोई कंसल्टेंसी ग्रुप है जिसके थ्रू मैं ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा हूँ, तो वो क्या है? कंसल्टेंसी। या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू क्या है? मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, उस फैक्ट्री को ज्वाइन किया, तो वो क्या है? वो ऐसे जितने भी लोग हैं उनको हम एम्प्लॉयज़ बोलते हैं। तो ये था एम्प्लॉयर और ये है एम्प्लॉयज़, ठीक है। उसके बाद वेजेस क्या हुए? वेजेस, वेजेस मीन्स ऑल रेम्यूनरेशन कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, ठीक है। तो वेजेस क्या है? ऑल रेम्यूनरेशन है जिसको हम मनी की टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे कि वर्कर्स 9 आवर्स का काम करते हैं, 9 आवर्स के काम के ब्याह पे उनको जो भी मनी दी जा रही है वो क्या है? उनका वेज है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेजेस बोलते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे बात कर रहे हैं हम किसकी? वेजेस की। वेजेस मीन्स ऑल रेम्यूनरेशन कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, दिस इज नोन एज वेजेस। तो ये थी डेफिनेशन मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 की। एडल्ट, एडोलसेंट, चाइल्ड, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और वेजेस। ओके, थैंक यू वेरी मच।